मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान को अर्जित करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में धनी नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालात का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसीलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं। लोगों ने उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। धनीराम सेठ इन चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह अंदर से टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन धनीराम सेठ के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। वह सोचता है कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने उसे ही धोखा दिया है, जिसके कारण सेठ हमेशा अपने हालात के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता। अब उसके दिन बहुत ही तनाव वाले और उदासी के साथ बीत रहे थे। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती थी। अन्य सेठ अब अपना कर्ज मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते थे। एक लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया। वह अब उन सेठों से बचता बचाता छिपने लगा। अपनी इस हालात से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत शांत और सुकून था। सेठ जी ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वह उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई। कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महात्मा के बारे में वह पूछने लगा। उस व्यक्ति ने सेठ धनीराम की ओर देखा और कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति सेठ धनीराम की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वभाव में उत्तर दिया, इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहें वही करना शुरू कर दे। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान होने से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब कहते हैं
कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग करके तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने और उनसे खुद को कैसे बचाए। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहाँ तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां आपको कुछ लोग चतुर मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें करते हैं। आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सकें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुनें। जिस तरह से ये अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ बोल सकता है या बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह दिवालिया हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद फायर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे यह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे यह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है। जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले ले। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है
और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम होना। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वह आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो लोग अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं तो वह आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वह आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वह आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है वह ज्ञानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही यह गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च ना करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह न मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सम्मान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उनसे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। चौथा नियम, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते हैं जब तक वह आपको पसंद ना करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें। लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेर फेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे जो वह आपसे बहस करेगा, चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले और प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं सबसे पहले इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और इससे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर के लिए रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोगों दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है।
तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौके पर अपने लाभ के लिए अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी यह बहुत ही उदास रहेगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। चौथा तरीका है, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा परेशानी में है, इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वह आपसे अपना काम करवा लेते हैं। छठा तरीका है, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिलेगा। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए हैं। इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका है, एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता है। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत पर समय व उनका उपयोग आपके खिलाफ करेगा। इसीलिए अपने रहस्य बताने से पहले 4-10 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए यह पहचानना सीखे कि कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी दें। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। कारण, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें जानें। वह कभी भी आपके साथ पूरी तरह बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले या अपना पूरा काम करवा सके। 9वां तरीका है, एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वह चाहता है कि आप ऐसा ना करें, या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप गौतम। और 10वां तरीका है, वह ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वह सबसे निर्दोष है, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वह आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाए जो नहीं करनी चाहिए थी तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया है। यह निर्दोष बना रहने ताकि अपनी जिम्मेदारियों से बच सके। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहें। वह जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान ना दे और वह महान चीजों से बच सके। 11वां तरीका है, दूसरों पर अंगुली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। इसलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता है। वह इस बात को भली भांति से जानते हैं। यह दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है, फिर भी वह अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। दोस्तों, और 12वां तरीका है, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा।
वह केवल वही कहेगा जो दूसरे व्यक्ति उससे सुनना चाहते हैं, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी बात की आलोचना करेगा और उसकी कमी को दूसरे लोगों के सामने जाहिर करेगा। दोस्तों, 13वां और आखिरी तरीका बताते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। आपका सबसे अच्छा दोस्त और शुभ चिंतक उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको यह महसूस कराएगा उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं उससे आपको फायदा होगा। चतुर व्यक्ति को फायदा होने वाला है, तो ये तो थे ही तरीके जिनसे आप लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चतुर और धोखेबाज की पहचान कर सकते हैं। इन तरीकों का पालन करके आप उन सभी लोगों से बच सकते हैं जैसा कि धनी राम के साथ हुआ था। सभी प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया। उन्होंने महात्मा बुद्ध और उनकी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और अपने घर वापस लौट आया। इसके बाद धनी राम सेठ ने बहुत मेहनत की और इस कहानी में हमें दोस्तों बताए गए नियमों का पालन किया। इसके बाद वह फिर से एक अच्छा व्यापारी बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये कहानी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मित्रों, आज हम वो जानकारी जाते हैं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे लड्डू के बारे में बताएंगे। इस लड्डू को आप घर पे बना सकते हैं और यह लड्डू अगर इस ठंडी भर जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अगर इस 4 महीने इस लड्डू का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। यह लड्डू आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे भी नियंत्रित करेगा। आपके शरीर के सभी प्रोटीन, पोषक तत्वों की पूर्ति भी करेगा। दोस्तों, इस लड्डू को कैसे बनाना है, कब बना, क्या क्या पाया जाता है और इसे खाने का क्या क्या तरीका है ये भी जानते हैं। दोस्तों, सारी चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं कि जो ठंडी का समय होता है इसमें आप जो कुछ भी खाते हैं वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। हमारा जठर बहुत सही से काम करता है। इसलिए अगर ये पूरा 4 महीने अपने शरीर पर ध्यान दे दिया और सारे पोषक तत्वों वाली चीज आपने खाया तो जो आने वाला 8 महीना है उस 8 महीने में आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो कभी खून की कमी होगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं लड्डू बनाने का तरीका और किन किन चीजों से बनेगा। पहली चीज है उसमें डालने वाली दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम इत्यादि। दूसरी चीज है दोस्तों कद्दू का बीज। इसमें क्या पाया जाता है, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगली चीज है दोस्तों है बादाम। इसमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगली चीज जो है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कॉपर, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन ई, हेल्थी फैट व अन्य और प्रोटीन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली में क्या पाया जाता है, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, रिबोफ्लाविन, थियामिन, विटामिन B6, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अगली चीज है सूरजमुखी का बीज। विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर व अन्य और तत्व। अगली चीज है दोस्तों है तरबूज का बीज। इसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम व अन्य तत्व। अगली चीज है वो है सफेद तिल। सफेद तिल में पाया जाता है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फैटी एसिड, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम व एंटीऑक्सीडेंट।
अगली चीज है वह दोस्तों गोंद। गोंद में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, फोलिक एसिड। अगली चीज है दोस्तों वह खरबूज का बीज। इसमें पाया जाता है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। अगली चीज है वो दोस्तों है खसखस। खसखस में पाया जाता है कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। अगली चीज है वह दोस्तों मखाना। मखाना में क्या पाया जाता है पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य। अगली चीज है वह दोस्तों देसी गाय का घी। इसमें क्या पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3, 9 फैटी एसिड व अन्य प्रोटीन, विटामिन। अगली चीज है दोस्तों वह हरी इलायची। हरी इलायची में क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, विटामिन सी, नियासिन, थियामिन, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है गुड़। गुड़ में क्या पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसके फायदे क्या हैं, फिर जानते हैं बनाने का तरीका। अगर हम इसके फायदे की बात करें, शरीर को शक्तिशाली बनाए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हड्डी व मांसपेशियों को मजबूत बनाए, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, वात पित्त कफ को नियंत्रण में रखता है, एंजाइटी की समस्या से राहत दिलाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करे, मौखिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखे, हिचकी को रोकने में सहायक है, भूख बढ़ाने में सहायक है, संक्रमण से बचाए, कैंसर जैसे जोखिम को कम करें, याददाश्त को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक है, त्वचा की चमक बनाए रखता है, ढलती उम्र रुक सी जाती है, बुढ़ापे के लक्षण कम होने लगते हैं, बालों को स्वस्थ व काला बनाता है, बालों को सफेद होने व झड़ने से रोकता है, जुकाम और खांसी से राहत दिलाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, वैवाहिक जीवन में उमंग भरे, नशा कम करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखे, सांस की समस्या को कम करे, वजन बढ़ाने में सहायक है, वजन को नियंत्रण में रखता है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, खून की कमी को पूरा करता है, बढ़ते हुए ट्यूमर की भी रोकथाम करता है। ऐसे छोटे मोटे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। चलिए अभी जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है। मात्रा की बात करें दोस्तों, अलसी 50 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम, तरबूज का बीज 50 ग्राम, सफेद तिल 50 ग्राम, गोंद 100 ग्राम, खरबूज का बीज 50 ग्राम, किशमिश 200 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, खसखस 25 ग्राम, मखाना 200 ग्राम, हरी इलायची 10 ग्राम, मूंगफली का दाना 200 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, गुड़ 1 केजी। दोस्तों ये मात्रा है, इस मात्रा को अगर इतना बनाना चाहते तो इतना लीजिए, नहीं तो इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। कितना आपको खाना है उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अब जितने बीज हैं, ये जो बीज हैं दोस्तों, ये बीज आप बीज भंडार की दुकान से नहीं लेना है, वो दोस्तों शोधित बीज होता है, वो जमाने के लिए होता है। ये जो खाने वाला बीज है पंसारी की दुकान पे मिलेगा, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान है वहाँ पे मिलेगा, जो किराना वाले हैं उनके पास भी मिल जाएगा, जो ड्राई फ्रूट बेचते हैं उनके पास भी मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये सारे बीज खाने वाले लेने। अब दोस्तों जब इसमें एक चीज ध्यान देना, बादाम जब भी लीजिएगा, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको जो है मीठी बादाम लेना है, खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीजें लाने के बाद इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर देना, हल्का सा भून देना है। भूनने के बाद जब आप ठंडा हो जाए तभी इसका लड्डू बांधना है। लड्डू कैसे बांधना है वो तो माताएं बहनें जानती हैं, फिर भी बता देते हैं। कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में सबसे पहले घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद अब उसमें गुड़ डाल दीजिएगा। गुड़ डालने के बाद जब वो चटनी तैयार हो जाए तो उसी चटनी में सारे ड्राई फ्रूट डाल के उसको एक लड्डू बना देना है। अभी आपका लड्डू बन के रेडी हो गया। अब इसी लड्डू को सुबह शाम खाना है। एक लड्डू सवेरे खाली पेट खाना है, बस इतना ध्यान देना है। खाने में कुछ सावधानी है, एक लड्डू सुबह खाली पेट खाना है। जब सुबह खाली पेट इस लड्डू को खाएंगे तो लड्डू खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और लड्डू खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। यानी कि लड्डू मान लीजिए आपने 8 बजे खाया है तो 10 बजे तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है।
और दूसरे समय खाना है शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच। 5 से 6 बजे के बीच जब सूर्यास्त होने को होता है उस समय आपको भूख बढ़िया से लगती है, तो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एक लड्डू खाना है। उस समय भी यही ध्यान देना है, लड्डू खाने के पहले और लड्डू खाने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो दोस्तों एक एक लड्डू ऐसे खा सकते हैं, तब इसे खाना चाहें तो दूध से भी खा सकते हैं, नहीं तो लड्डू ऐसे खाइएगा, दूध की जरूरत नहीं है, अपने में सर्वगुण संपन्न है। अगर आपने ये 4 महीना इसका प्रयोग कर लिया तो आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बन जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना है। जैसे 5 बजे से सवेरे से 2 घंटे का समय योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप स्वस्थ व निरोग रहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।